बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई है और सीधे आपको लिए चलते हैं। संजय राउत इस समय संबोधित कर रहे हैं। शरद पवार साहेबांना घरी जाऊ देणार नाही असा धमकी जर कोणी देणार, शरद पवार जी को घर हम नहीं जाने देंगे, इस तरीके की धमकी कैसे दे सकते? विचार प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करावा लागेल। इस तरीके का विचार देशात लोकशाही प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को करना या चाहिए। देशामध्ये स्वातंत्र्य आहे, ये इस देश में स्वतंत्रता है। शरद पवारांसारखे नेते, शरद पवार जैसे नेता त्यांचा आदर जिनका आदर प्रधानमंत्री मोदी जी करतात, जगभरात केला खुद जातो। प्रधानमंत्री मोदी भी करते जे हैं, महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत, जो महाराष्ट्र के सपूत हैं, अशा नेत्याविषयी ऐसे नेता के विषय में फक्त सत्ता मिळवायची आहे केवल सत्ता की खातिर चोरीच्या मार्गावर, म्हणून अशा धमक्या देणं, आम्हाला द्या धमक्या, ठीक आहे आम्ही करू, आम्ही समर्थ आहोत, उनको इस तरीके की पण धमकी त्यांच्या देना। वयाचा, त्यांचा अनुभवाचा, हमारे बारे में आप कुछ भी बोले, त्यांच्या लेकिन उनके तपस्येचा बारे में, जर तुम्हाला जैसे नेता के बारे में इस तरीके के बयान देना आदर नसेल तर मला असं वाटतं आपण मराठी म्हणून घ्यायला नालायक आहोत। महाशक्ती आपल्याला काही कमी पडू देणार नाही असंही ते गोवाडे म्हणतात। चांगली गोष्ट आहे बघा, ते कोणत्याही महाशक्तीत विलीन व्हायचं किंवा काय हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण शिवसेना हा एक महासागर आहे। जिस महाशक्ति की बात महासागर की जा क्या रही है, मुसळलेला असतो। लेकिन ये समझना होगा कि महासागर शिवसेना कधी आटत एक नाही। महासागर है, लाटा येतात, लाटा जातात, कितने ही ती आए सुद्धा कितने लाट ही जी आहे चले, निघून जाईल, पण जे गेले त्यांना पश्चाताप होईल। धन्यवाद। लेकिन जो गए उनको पश्चाताप हुआ है। हिंदी में जाना चाहिए। कि जैसे वो कह रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास ज्यादा है। देखिए संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे, अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो आप सुन रहे थे शिवसेना नेता संजय राउत को, जो लगातार ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको लेकर टिप्पणी कर रहे थे। उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये मालूम नहीं। संजय राउत ने कहा कि जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है, जो संख्या बल दिखाने की कोशिश हो रही है, वो सरकार के रूप में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये सवाल बरकरार है। साथ ही शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार को लेकर नारायण राणे की बयानबाजी को लेकर भी सवाल उठाया। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को एक साथ रखने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं संजय राउत, शरद पवार के बारे में की गई टिप्पणियों के बहाने। जी हाँ बिल्कुल, और ये मैं आपको बता दूं कि संजय राउत और शरद पवार के रिश्ते क्या रहे हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 में जब चुनाव नतीजे आए थे तो उसके बाद संजय राउत के जरिए ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई थी। जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और इन 3 पार्टियों की सरकार बनाई जानी है उसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो संजय राउत जाहिर तौर पर अपना विरोध जता रहे हैं। जिस तरह से नारायण राणे ने बयान दिया, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हूं और यहां पर एक दिलचस्प बैनर मुझे दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी मुख्यालय महाराष्ट्र के ठीक सामने आप देखेंगे कि एक बड़ा बैनर लगाया गया है देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ, जिसमें कि कहा गया है आपण पुन्हा या आपण पुन्हा या, यानी कि आप फिर से आइए, आप फिर से आइए, आप फिर से आइए। तो कुल मिलाकर बीजेपी खेमे में ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जिस तरह से शिवसेना में बगावत हुई है तो जाहिर तौर पर जो बागी खेमा है उसका साथ लेकर ही देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक कविता के जरिए विधानसभा में ऐलान भी किया था जब 2019 के चुनाव होने वाले थे उसके पहले, और उसमें कहा था मी पुनः येईन, मी पुनः येईन, मैं पुनः येईन, यानी कि मैं फिर से आऊंगा, ऐसा कहा था। और अब उसी
इसी लाइन को लेकर यहां बीजेपी मुख्यालय के सामने इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और बीजेपी के खेमे में इस बात की एक तरह से खुशी है कि फिर से एक बार उनकी सरकार बनती नजर आ रही है एकनाथ शिंदे की ओर से की गई बगावत के कारण। बिल्कुल जितेंद्र, तो जो बात आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सदन में ये कह चुके थे कि मैं फिर आऊंगा, वो एक बार फिर तस्वीर साकार करने की कोशिश और कवायद लगातार बीजेपी की तरफ से भी चल रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से, लेकिन आंकड़ों को जरा आप देखिए किस तरीके से 152 जो कि संख्या बल हुआ करता था महाविकास आघाड़ी का, वो घटकर अब फिलहाल 115 के आंकड़े पर आ गया है और दूसरी तरफ जो शिंदे गुट है उसका संख्या बल लगातार बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आज कोई तस्वीर साफ हो सकती है? क्या इसके आगे की कवायद आज बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, अब आगे ये होने वाला है कि हम अब इंतजार कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के सामने शिवसेना ने कल जो शिकायत की है 12 विधायकों के खिलाफ जो एकनाथ शिंदे के खेमे में गए हैं, उनको लेकर अब क्या किया जाता है। उन्होंने अनुशासनहीनता की शिकायत की है और ये कहा है कि इनका जो है इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर जो कि एनसीपी से आते हैं वो क्या रवैया अपनाते हैं उसका इंतजार रहेगा और अगर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो हमें जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे का खेमा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और फिर ये मामला अदालत में चला जाएगा। वहीं दूसरा एक और सवाल यहां पर खड़ा होता है। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि असली शिवसेना हम हैं, यानी कि हम जो 37 विधायक हैं इस वक्त वही असली शिवसेना है और जो लोग उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हैं वो असली शिवसेना नहीं है। लेकिन इस बात को विधानसभा के फ्लोर पर ऑफिशियली मान्यता देने का काम वो स्पीकर का होता है, तो क्या स्पीकर इसको मान्यता देते हैं? बिल्कुल जितेंद्र, आप जिन तमाम संभावनाओं की बात कर रहे हैं उसके बीच तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है फिलहाल। जी हां, बिल्कुल महाराष्ट्र संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आज दोपहर होते होते जो है हमें यह पता चल जाएगा कि डिप्टी स्पीकर क्या फैसला करते हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे का भी रुख हमें पता चलेगा। वे कल ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आप हमें कानून का डर मत दिखाइए, हमें भी कानून पता है। जिस विप के आधार पर यह शिकायत की गई है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के सामने, उनका कहना है, एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि आपने विप जारी करके उद्धव ठाकरे के घर पर आने के लिए विधायकों को कहा, लेकिन ये विप जारी किया जाता है। बिल्कुल जितेंद्र, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे, एक बार हम सुना सकें एक बार वापस से संजय राउत ने आखिर क्या कहा। संजय राउत का वो बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो अब से महज कुछ देर पहले आया, जिसमें उन्होंने शरद पवार को लेकर भी बात कही और साथ ही सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर। हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, तो अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो सवाल उठा रहे थे, शंका जता रहे थे कि जो लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, जो लोग संख्या बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनकी सरकार बनेगी भी नहीं या नहीं बनेगी। लेकिन हम सीधे रुख करेंगे सूरज ओझा जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, जहां ये सारी सियासी जो आंकड़ों का अंक गणित है वो करवट ले रहा है। सूरज, संजय राउत तो कह रहे हैं कि पता नहीं जो लोग तस्वीर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन गुवाहाटी में क्या हलचल है? क्या सरकार बनाने लायक आंकड़ा या सरकार को चुनौती देने लायक आंकड़ा जमा हो गया है? देखिए प्रणय, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितना पावरफुल ये होटल है। फिलहाल यहाँ पर आप पुलिस का बंदोबस्त देख रहे होंगे और ये एसआरपी के जवान हैं। इसके अलावा
इससे भी कई गुना ज्यादा जवान अंदर हैं। और यहाँ पर देखिए ये पूरा जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं असम पुलिस के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी हलचल होने की संभावना है। तो देखिए प्रणय, ये दिखाने का तात्पर्य ये था कि मैं बताऊं कि चाहे कोई कितना भी क्लेम करे, संजय राउत कितना भी क्लेम करें कि उन्हें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे हर घंटे हर पल अपने आप को मजबूत करते हुए दिखा रहे हैं। उनके पास एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए ना, ये बल देखिए, ये सारी चीजें बताती हैं कि एकनाथ शिंदे कितने ताकतवर हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कितने लोगों को तैनात किया जा रहा है। मतलब ये गुवाहाटी प्रशासन पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो ये एक अपने आप में उदाहरण है, अपने आप में ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे ताकतवर हैं। रही बात सरकार बनाने की, तो देखिए यहाँ पर जो विधायकों की संख्या है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। हमने कहा कि ये आंकड़ा बढ़कर 56 तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो जानकारी मिली है 37 जो है शिवसेना के हैं, 3 और आएंगे, 40 हो जाएंगे। लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।